हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हमारा यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 है। 4 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं, यानी इनमें से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं जो कि भारत में हमें दिखाई देती हैं। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। कोई भी मंत्री बिना संसद सदस्य के 6 माह से अधिक अपने मंत्री पद पर नहीं रह सकता है। इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। कथन नंबर 2 है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जब तक मंत्रियों को लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है, और लोकसभा संसद का एक अंग है, तो इसलिए जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। कथन नंबर 3 है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है, इसलिए ये हमारा कथन गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर अनुच्छेद 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 371 ए से लेकर आर्टिकल 371 आई तक इन विशेष राज्यों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इन सभी राज्यों के बारे में आर्टिकल 371 ए से लेकर आर्टिकल 371 आई तक विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। ये कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र हैं, इतना बिल्कुल सही है। संघ और राज्य अमेरिका में भी हैं और भारत में भी हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं हो सकता। तो हमारा ये कथन भी बिल्कुल गलत है। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके तहत व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा गलत है, चाहे वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की हो या फिर पंजीकरण के आधार पर, उस व्यक्ति को भी यानी उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो हमारा कथन केवल 1 सही है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। यानी हमें मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार की जो विशेषताएं हैं वो हमें इसमें दिखाई देती हैं। 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऑप्शन बी,
ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और ऑप्शन नंबर डी, उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हिरासोन्मुख दशा में है। तो इनमें से कौन सा मंत्रिमंडल सरकार की विशेषता है, यानी मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को इनमें से कौन सा अभिव्यक्त करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। कथन नंबर 2 है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति बनने के लिए केवल भारत का नागरिक होना आवश्यक है, चाहे फिर वो जन्म से नागरिक हो या फिर किसी भी तरह से उसने नागरिकता प्राप्त की हो। तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये कथन भी हमारा गलत है। अगर किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है तो उसे भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, यानी इनमें से कौन सा संवैधानिक सरकार का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन है ए, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। ऑप्शन बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। ऑप्शन सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। और ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। संवैधानिक सरकार का आशय होता है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी वो सरकार जिसकी शक्तियां संविधान की सीमाओं से परिसीमित होती हैं उसे कहते हैं संवैधानिक सरकार। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल अनुक्रम कौन सा है? यानी इन राज्यों को हमें उनके काल अनुक्रम में लगाना है कि इन्हें कब भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन है ए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन डी, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में, फिर हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1966 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। ऑप्शन है ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, क्योंकि जो
समाज का जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से संपन्न है वो अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है सिर्फ कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, यानी इनमें से कौन सा संवैधानिक सरकार का सबसे उपयुक्त तरीके से वर्णन करता है। कथन नंबर 1 है, संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। संवैधानिक सरकार का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि वह सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होती है, यानी उसकी शक्तियाँ संविधान के द्वारा परिसीमित होती हैं और वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में उसमें राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी संवैधानिक सरकार में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की सत्ता पर, राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसलिए हमारा कथन केवल 2 सही है, यानी हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। यानी लोकतंत्र का इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ऑप्शन है ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। ऑप्शन सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। और ऑप्शन डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ये लोकतंत्र की सबसे उत्कृष्ट विशेषता है कि वो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ऑप्शन है ए, विधानमंडल द्वारा सरकार। ऑप्शन बी, लोकप्रिय सरकार। ऑप्शन सी, बहुदलीय सरकार। और ऑप्शन डी, सीमित सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार, यानी जो संविधान के द्वारा परिसीमित सरकार होती है उसे कहते हैं संवैधानिक सरकार। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सी भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये भारतीय संघ की विशेषता है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ये भी भारतीय संघ की विशेषता है, क्योंकि भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। ये भी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है, क्योंकि भारत में संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। ये भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप
संघीय है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो यह बताती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप संघीय है। ऑप्शन है ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ऑप्शन बी, संघ की विधायिका में संगठित इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। ऑप्शन डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो सबसे पहले जो संघीय विशेषता होती हैं, यानी संघीय पद्धति की जो विशेषता होती हैं, उनमें होता है लिखित संविधान, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ये सब एक संघीय पद्धति की विशेषता होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय पद्धति की विशेषता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में वो विशेषता जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है, इन चारों विशेषताओं में से वो विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में सुरक्षित है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन है ए, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन सी, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। और ऑप्शन डी, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे जॉन लॉक। उनका कहना है कि विधि की स्वतंत्रता के लिए, मतलब स्वाधीनता की रक्षा के लिए विधि का होना जरूरी है। जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ कोई विधि नहीं है, वहाँ कोई स्वतंत्रता भी नहीं है, क्योंकि कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसलिए विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है कि यहाँ जहाँ विधि नहीं है वहाँ स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा, यानी इनमें से कौन से विधि के शासन के लक्षण हैं। नंबर 1 है शक्तियों का परिसीमन। नंबर 2, विधि के समक्ष समता। नंबर 3, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। और नंबर 4, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो नंबर 1, शक्तियों का परिसीमन, ये भी विधि का शासन है। नंबर 2, विधि के समक्ष समता, ये भी विधि के शासन के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष समता मतलब सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। और नंबर 4, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी विधि के शासन के अंतर्गत आते हैं, जबकि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये विधि के शासन का लक्षण नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4 हमारा सही है, यानी शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये विधि के शासन के लक्षण हैं, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केवल 1, 2 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन है ए, संविधान लिखित और अनम्य है। ऑप्शन बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है, उससे स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मॉक टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट किया है। 4 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।